नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। संसद का मॉनसून सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक है। चर्चा संसद में हो रही है, लेकिन असली हलचल सत्ता के गलियारों में है और वह हलचल आने वाले बड़े सत्ता संतुलन के संकेत दे रही। सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों स्तरों पर एक व्यापक ओवरहॉल की तैयारियां लगभग तय मानी जा रही। इस बार का बदलाव सिर्फ नामों का नहीं होगा, बल्कि रणनीति, ताकत और नेतृत्व की परिभाषा तक को नया आकार देने वाला हो सकता है। इस घटना को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और इसीलिए इसे सामान्य घटना मानना बड़ी भूल होगी। संसद में प्रधानमंत्री का जवाब देना सिर्फ एक परंपरा या औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि देश का नेता कौन है, उसकी सोच क्या है और वह देश को किस दिशा में ले जाना चाहता है। खासकर जब मामला देश की सुरक्षा या कश्मीर जैसे संवेदनशील विषयों से जुड़ा हो, तब प्रधानमंत्री का बोलना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन इस बार ना तो प्रधानमंत्री बोले, ना ही अमित शाह और ना ही जेपी नड्डा जैसे कोई भी वरिष्ठ नेता। इस खामोशी को कई राजनीतिक जानकार एक गंभीर संकेत के तौर पर देख रहे हैं। यह एक तरह से सत्ता की व्यवस्था में बदलाव की तैयारी का इशारा हो सकता है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके साथ जो केंद्रीय मंत्रिमंडल बना, उसमें कई मंत्री नए थे और केंद्र के प्रशासन का अनुभव कम था। दरअसल मोदी खुद भी पहली बार केंद्र की सत्ता में आए थे। उस समय बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। फिर 2019 में पार्टी ने अपनी स्थिति और मजबूत करते हुए 303 सीटें जीती और उनका मंत्रिमंडल पहले से ज्यादा स्थिर और अनुभवी नजर आने लगा। लेकिन 2024 के आम चुनावों में हालात बदले। इस बार बीजेपी 272 के जादुई आंकड़े से नीचे आकर सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई और गठबंधन के सहारे सरकार बनानी पड़ी। इसके अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में पार्टी को झटके लगे। पार्टी संगठन की बात करें तो ग्रासरूट कार्यकर्ता स्तर पर भी थकावट और असंतोष की खबरें सामने आई। इन परिस्थितियों ने बीजेपी नेतृत्व को फिर से सोचने और टीम को दोबारा व्यवस्थित करने की जरूरत महसूस कराई। यही वजह है कि 2024 का नया कैबिनेट कुछ विशेषज्ञों की नजर में समझौते वाला मंत्रिमंडल यानी कॉम्प्रोमाइज कैबिनेट कहा जा रहा है, जिसमें कई मंत्री महज संख्या और क्षेत्रीय संतुलन के लिए रखे गए हैं, ना कि नीति निर्माण की भूमिका के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन पहले की तुलना में कमजोर हो चुका है। पार्टी आज भी 3 चीजों के भरोसे चल रही है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मजबूत ढांचा और सरकार की योजनाओं की ब्रांडिंग। लेकिन अगर नजर 2029 के लोकसभा चुनावों पर है, तो केवल इन 3 चीजों के सहारे अब आगे बढ़ना काफी नहीं माना जा रहा। इसी वजह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम फिलहाल संगठन को समीक्षा मोड में ले आई है। यानी अब वो पूरी तरह से गंभीरता से ये जांच रही है कि संगठन में क्या सही चल रहा है और क्या नहीं। और ऐसा माना जा रहा है कि नड्डा की टीम में जो लोग फिलहाल हैं, उनमें से ज्यादातर को दोबारा संगठन में जगह नहीं मिलेगी। मतलब ये है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। कुछ समय पहले खबरें आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच रिश्तों में दूरी आ गई है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि वो फेज गुजर चुका है। अब संघ और भाजपा दोनों ने समझ लिया है कि जब देश और पार्टी बदलाव के दौर में है, तो साथ मिलकर काम करना ज्यादा जरूरी है, ना कि एक दूसरे का विरोध करना। इसी सोच के तहत ये तय किया जा रहा है कि भाजपा का नया अध्यक्ष न सिर्फ मोदी का करीबी होगा, बल्कि संघ की सोच को भी समझने और निभाने वाला होगा। दरअसल संघ अब और ज्यादा सतर्क हो गया है। उन्हें यह बात जगदीप धनखड़ जैसे प्रयोगों से समझ में आ गई है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को अहम पद दे दिया जाए जिसकी पृष्ठभूमि संघ से नहीं रही है, तो वह कई बार मुश्किलें खड़ी कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अब 2029 के आम चुनाव की रणनीतिक तैयारी में जुट चुके हैं। लेकिन उनका मकसद केवल चुनाव जीतना नहीं है, वे भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में खड़ा करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें ऐसा संगठन और सरकार चाहिए जिसमें किसी भी स्तर पर सुस्ती या ढीलापन ना हो। इसलिए आने वाले समय में न सिर्फ सरकार में बैठे मंत्रियों के काम की समीक्षा की जाएगी, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि वे चुनावी लिहाज से कितने उपयोगी हैं और संगठन के लिए कितना योगदान दे सकते हैं। और इन सबसे भी खास बात की सबसे महत्वपूर्ण समिति, जिसे CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहा जाता है, उसमें भी बदलाव संभव है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका इस समिति में बनी रहेगी, लेकिन वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय जैसे बड़े विभागों में फेरबदल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही भाजपा के संगठन में नए नाम, युवा चेहरे और ऐसे नेता जो 2029 तक पार्टी को मजबूती से आगे ले जा सके, उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो क्या माना जाए अमित शाह गृह मंत्रालय के साथ साथ वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं? एक बात तो तय है कि जब किसी नेता का नाम एक साथ दो महत्वपूर्ण मंत्रालयों से जोड़ा जाता है तो सामान्य तौर पर इसे केवल राजनीतिक अटकल माना जाता है। लेकिन यही बात अमित शाह से नहीं कनेक्ट हो पाती। मतलब लोगों को विश्वास हो जाता है कि अमित शाह को जो भी काम दिया जाएगा वो कर लेंगे। अमित शाह ने गृह मंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, मणिपुर जैसी संवेदनशील जगहों पर स्थिति को नियंत्रित करने सहित नक्सल प्रभावित इलाकों और सीमावर्ती राज्य में बड़े बदलाव लाकर दिखाए हैं। तो अगर उन्हें गृह मंत्रालय के साथ साथ वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी मिलती है और वे ऊपर से भी गृह मंत्रालय पर नजर बनाए रखते हैं तो वे लीड कर सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में वे अपने कार्यों से गृह मंत्रालय को इस स्थिति में पहुंचा चुके हैं कि उस पर बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि इस मंत्रालय में काम ही नहीं बचा है, लेकिन अमूमन एक मंत्री कई सारे मंत्रालय का कामकाज देखता है और जब बात अमित शाह की हो और वो भी पीएम मोदी की देखरेख में, तो ये अपने आप में एक बेस्ट सॉल्यूशन होगा। दूसरी बात कि अगर उन्हें वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी मिलती है तो उस पर फोकस ज्यादा करना होगा और इसे लेकर उनकी एक्सपर्टीज पर शक नहीं किया जा सकता। गुजरात GST मामले में जिस तरह से उन्होंने गुजराती व्यापारियों को भरोसे में लिया और एक बेहतरीन सॉल्यूशन दिया, वो उन्हें एक आर्थिक रणनीतिकार के रूप में भी एस्टैब्लिश करता है। और आज हम अमित शाह की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने अगले कार्यकाल की दिशा तय कर चुके हैं और वे चाहते हैं कि उनके सबसे विश्वसनीय सहयोगी अब पार्टी और सरकार दोनों के भविष्य को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी उठाएं। आज जब भारत वैश्विक मंचों पर अपनी आर्थिक शक्ति के लिए पहचाना जा रहा है और अमेरिका जैसे देशों से टैरिफ युद्ध में भी आत्मविश्वास से डटा हुआ है, तब देश को एक ऐसा वित्त मंत्री चाहिए जो सिर्फ बजट भाषण तक सीमित ना हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आर्थिक रणनीति को भी मजबूती से पेश कर सके। और अमित शाह इस भूमिका के लिए स्वाभाविक तौर पर उचित दावेदार लगते हैं। देखा जाए तो ये बदलाव केवल मंत्रालय का फेरबदल नहीं होगा, बल्कि यह 2029 के बाद की राजनीति की तैयारी भी हो सकती है। अगर नरेंद्र मोदी 2029 के बाद सक्रिय राजनीति से हटते हैं तो अमित शाह को दोनों मंत्रालय देकर उन्हें पूर्ण उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा सकता है। निर्मला सीतारमण की चुनावी राजनीति में और आम जनता से जोड़ने में भूमिका सीमित रही है। मोदी सरकार हर मंत्री के काम का मूल्यांकन करती है, यह हमने हमेशा देखा है और यह मूल्यांकन कामकाज, लोकप्रियता और चुनावी उपयोगिता के आधार पर तय होता है। इन तीनों में अगर अमित शाह को देखा जाए तो वो एक बहुत संतुलित और मजबूत विकल्प नजर आते हैं। इसलिए अगर अमित शाह को गृह मंत्रालय के साथ साथ वित्त मंत्रालय भी दिया जाता है तो ये कोई सामान्य प्रशासनिक बदलाव नहीं होगा। ये मोदी सरकार की रणनीतिक सोच, भविष्य के नेतृत्व की तैयारी और 2029 की दिशा तय करने वाला एक ऐतिहासिक फैसला हो सकता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।